हेलो दोस्तों, आपका एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसा कि आपने कल के वीडियो में हमें देखा होगा कि हमने प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा किया कि प्राचीन इतिहास का जो सलेबस है हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया। सलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम बात करेंगे कि आगे हमको क्या पढ़ना है। तो सलेबस में जैसा हमने बताया कि जो प्राचीन इतिहास था उसमें जो इतिहास जानने के स्रोत का होते हैं। चलिए हम छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब बात हो गया कि भाई इतिहास है तो हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। बात तो ये भी होगा कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलो एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये पहला क्लास है, एक दूसरे से तालमेल बन जाए ताकि आप हमें जाने हम आपको जाने, बातें अच्छी लगे। चलिए बात करते हैं। हम लोग छोटी सी कहानी की बात किए कि एक रेलवे था। रेलवे प्लेटफार्म पे एक व्यक्ति, देखिए इतिहास हमें क्या सिखाता है ये बहुत मायने रखता है कि इतिहास हमको क्या क्या सिखाता है और क्या सीखना चाहिए। आप छोटी सी कहानी से समझ जाएंगे कि एक व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे, और वो रामचरितमानस पढ़ रहे थे। रामचरितमानस भी कहीं ना कहीं इतिहास का ही पार्ट है। अब रामचरितमानस वो पढ़ रहे थे तो जो दो युगल प्रेमी आ गए, बगल में बैठ गए। नई नई दंपत्ति हुई थी, नई नई शादी हुई थी, और जब बैठ गए तो उसको बुजुर्ग को देखकर हंस रहे हैं। कहें देखा इतिहास हमें कुछ ले भी नहीं दे रहा, कुछ इतिहास से हमें क्या मिलता है। तो बुजुर्ग से उसने पूछा, अरे ये रामचरितमानस पढ़ रहे हैं आज के ज़माने में, आप देखो विज्ञान कितना आगे गया है और आज इस ज़माने में आप इतिहास की बात कर रहे हैं। तो बुजुर्ग को तो कुछ बोला नहीं, कहने इतिहास को समझना पढ़ना चाहिए। और प्लेटफार्म में थे, और वो भी कौन सा भाई, आजकल बुलेट ट्रेन चल रही हैं, मेट्रो ट्रेन चल रही हैं। अब दोनों बैठे थे तभी ट्रेन आ गई, और भगदड़ का हुआ है कि लोग जो है उसमें बैठने के बहुत सबको जल्दी होती है। तो जो बुजुर्ग आदमी थे रामचरितमानस वो भी बैठ गए, और उसका जो पति था वो भी बैठ गया। तब से ट्रेन चल गई। और ये कहीं बोगी में एक लोग आगे से बैठे, एक लोग पीछे से, समझ रहे। बुजुर्ग व्यक्ति पीछे से बैठ गया बोगी में, क्योंकि दो दरवाजे होते हैं। आगे से वो पुरुष आया, फिर पुरुष कहा, फिर वही इतिहास लेके बैठे हैं। तो पुरुष कहा, जो बुजुर्ग पुरुष थे उन्होंने कहा कि यदि आप इतिहास पढ़े होते तो आपके साथ ऐसी घटना नहीं होती, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी नया, वो प्लेटफार्म पे ही छूट गई। तो इतिहास में उन्होंने कहा, हंसते हुए बहुत अच्छा कहा, एक चौपाई सुनाए रामचरितमानस का कि राम सखा नाव बुलाए और प्रीतम आप बैठे तब बैठे रघुनंदन। तो आपने अगर रामचरितमानस पढ़ा होता, बुजुर्ग आदमी ने कहा कि यदि आप रामचरितमानस पढ़े होते, समझे होते, इतिहास को जाने होते, तो आपको ये जरूर समझ में आता कि आपने देखा कि भगवान रामायण में कहा था कि भगवान जब राम जा रहे थे, नदी को पार कर रहे थे, तो उन्होंने जब नाव वाले को बुलाया, तो जब नाव आया तो पहले सीता माँ को बैठाया, फिर इसके बाद बैठे। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को समझ में आया कि नहीं, कहीं ना कहीं हमको इतिहास सिखाता है कि हमारा इतिहास का, हमारे वंश कैसे थे, हम लोग पहले कैसे थे, और वो तो सिखाता ही सिखाता है। और परीक्षा की दृष्टि से तो पूछो ही मत, ऐसा कोई इंजाम न हो जिसमें जो है इतिहास से क्वेश्चन न बनते हों। तो चलिए हम लोग इतिहास को एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। इसके पहले हमने पहले ही बता चुका कि इसके पहले हम लोग सिलेबस पे एक काम कर चुके हैं कि क्या हमको पढ़ना चाहिए। देखिए सिलेबस भी स्टार्ट होता है, क्योंकि इतिहास जानने के मात्र दो ही स्रोत थे उस दौर में का, इस दौर में भी दो ही स्रोत होते हैं। और दो स्रोत को हम लोग कल भी थोड़ा सा चर्चा किए थे। दो स्रोत का होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य पहला होता है, पुरातात्विक साक्ष्य का होता है। चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो पुरातात्विक साक्ष्य का होता है कि पृथ्वी के अंदर जितनी चीज दबे हैं, आप देखिए कहीं टीला टाइप होता है, कहीं खंडहर टाइप महल हो जाता है, तो उसको जब खोदते हैं तो उसके अंदर, जमीन के अंदर से जो साक्ष्य मिलता है, सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए हम ही अभी बात करते हैं इतिहास को पुरातात्विक, ये हमारा स्टूडियो है छोटा सा। और प्रयास करिए भाई, आप लोग शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि हम लोग भी अपने आप को ग्रोथ कर पाएँ, और ये जो वाइट बोर्ड है वो डिजिटल बोर्ड में बदल जाए, ज़रूर बताइएगा।
और सहयोग करिएगा, थोड़ा सा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हम लोग और अच्छे से चलें। अब यही जो प्रथा इस समय 21वीं सदी चल रही है, क्योंकि कहा गया है पुराणों में, क्या कहा गया है कि जब एक युग खत्म होता है, 4 युग हैं, और जब एक युग खत्म होता है तो क्या होता है, पृथ्वी पे आपातकाल पड़ता है, भयंकर कोई बीमारी हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, फिर से जीवों की उत्पत्ति होती है। ये पुराणों में कहा गया है। लेकिन क्या सच है क्या गलत है, हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी बात, कि पुरातात्विक साक्ष्य का होता है। तो स्टूडियो हमने बता रहा था उदाहरण कि अगर ये खत्म हो गया तो आने वाले समय में पृथ्वी के अंदर दब गए सब, वो हम भी मर गए। अब ये मारकर देखेंगे कोई व्यक्ति तो उस दौर में उनको लगेगा कि नहीं, इसके पहले जो समय था वहाँ पे शिक्षा का प्रचलन था, वहाँ पे बोर्ड होते थे, वहाँ पे मार्कर होते थे, अगर सामने कैमरा लगा तो उसको लगे कैमरा भी होता था, लोग एक जगह कई लोगों को पढ़ाते थे। तो उस साक्ष्य को देखकर इंसान को ये लगता है कि नहीं, आप जो है उस साक्ष्य के आधार पर हमने तर्क लगा लिया तो वही साक्ष्य होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। अब कहीं पे आपने देखा कि कोई पत्थर के औजार निकल गए तो क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है। एक माध्यम तो उससे पता चलता है कि उस कालखंड का क्या इतिहास है, पुरातात्विक साक्ष्य से। और एक होता है लिखित साक्ष्य। अगर मान लो कोई ग्रंथ मिल गई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिखित साक्ष्य। तो 2 ही साक्ष्य के आधार पर इतिहास को जाना जाता है। तो इतिहास का कारण का है हमारे पास, पहला कि पुरातात्विक साक्ष्य है कि नहीं है, लिखित साक्ष्य है कि नहीं है। उसके आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। हमने पहले ही बात किया था। देखिए, जो पुरातात्विक साक्ष्य अगर हम बात करें कि जिस कालखंड में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, समझ रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य ही केवल मिला हो और कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो, यानी उस दौर के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तभी तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो जब उस दौर के कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ही नहीं था, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। आई होप समझ में आया होगा। एक लाइन में फिर से कहते हैं कि जिस समय में पुरातात्विक साक्ष्य मिला हो और कोई लिखित साक्ष्य ना मिला हो, और उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। और उसी प्रागैतिहासिक काल को आज हम बात यहाँ पे करेंगे। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक का होता है। तो भाई आद्य इतिहास का मतलब हो गया कि पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला हो और लिखित साक्ष्य प्रमाण भी मिला हो, लेकिन अब तक उसको जब नहीं पढ़ते हैं, अब तक उसमें क्या लिखा गया है, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, इसके जस्ट बाद हम हड़प्पा पर वीडियो बनाएंगे ताकि हड़प्पा में जो जगह है उस पर बात करेंगे। तो हड़प्पा किस इतिहास में आता है, वो आद्य इतिहास में आता है। लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन अब तक उसको पढ़ा नहीं गया, तो वो काल का कहलाता है आद्य इतिहास। ऐतिहासिक काल का होता है भाई, ऐतिहासिक काल का तात्पर्य हो गया कि पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला होगा, लिखित साक्ष्य भी मिला है, और साथ में साथ उसको हम लोग अच्छे से पढ़ भी लिए, तो उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। उसमें क्या पढ़ना पड़ता है, ऐतिहासिक काल, जैसे ऋग्वैदिक काल, जितने वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, सब ऋग्वैदिक काल में आएंगे। और वैदिक काल को 2 पार्ट में हो गया था, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल, फिर महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, जितने वंश हैं, हर्यक वंश, नागवंश, बृहद्रथ वंश, इन वंशों के बारे में फुल क्रमबद्ध जो है हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आप समझ गए कि हम कहाँ चल रहे हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल को, और पहले ही जानकारी हो गया प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, बताइए। आपको याद हो गया होगा कि भैया जिस दौर में पुरातात्विक साक्ष्य मिला हो और कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, और जब लिखित साक्ष्य नहीं मिला है तो आप उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे, वही रहेगा तब तो पढ़ेंगे। तो ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक, अब यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं प्रागैतिहासिक काल से, क्योंकि देखो प्रागैतिहासिक जो काल है, समय है ना, तो वहाँ से ये होगा कि पृथ्वी पे देखो पहले इतिहास क्या, इसके पहले 400-500 साल का कोई इतिहास प्रमाण था नहीं था। देखिए अब कब से इतिहास के बारे में लोग चर्चा हो गया, तो 1863
1863। इसके पहले क्या था, लोग उससे मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि खुदाई पुरातात्विक साक्ष्य के लिए तो खुदाई जरूरी है। तो पहली बार किसने खुदवाई किया था, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे तो इतिहास को समझा जाएगा। तो पहली बार जो है कहाँ पे खुदाई किया गया, किसके देख रेख में किया गया, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं, और एक एक बात को हमने पहले से ही लिख दिया है, और ताकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादा लिखने में हमारा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसके वजह से थोड़ा सा हम लोग हिंट के तौर पे लिख दिए हैं, और ताकि जो है बाद में जो है कम समय में हम लोग ज़्यादा लाभ ले पाएँ, समझ रहे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। पहले व्यक्ति थे जो हम बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल में, तो पहला पॉइंट पे यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो लिखे हैं उसमें हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये कौन थे? तो देखिए सबसे बड़ी बात होता कौन थे, तो वो थे, ये वो शख्स थे जो पहली बार पूरा तात्विक जो साक्ष्य था पहली बार उसको खुदवाया था। यानी जमीन के अंदर से पहली बार खुदवाने का श्रेय किसको जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। वो पहली बार कहाँ खुदवाए थे, तो आपको प्रश्न बनता है, पहली बार वो पल्लवरम, जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, पहली बार इसने खुदवाया था। और आपको ये सन भी याद रखना है कि पहली बार कब खुदाई हुई थी, तो वो हुई थी 1863 ईस्वी में। इसीलिए आपसे प्रश्न बनता है, इसीलिए इन्हें प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसको माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। आई होप आप समझ गए होंगे कि खोजों का जनक किसे माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को, क्योंकि पहली बार खुदाई कहाँ पे हुआ था, पलवरम एक तमिलनाडु का स्थान है, वहाँ पर पहली बार खुदाई हुआ। उस खुदाई के आधार पर हमने क्या देखा कि जो पुरातात्विक साक्ष्य पहली बार मिला, उसी साक्ष्य के आधार पर हमने देखा इतिहास का बंटवारा हुआ। इसके पहले ही देख चुके हैं। तो 1863 में आया। तो आपसे प्रश्न एक भी बनता है, कभी कल पीसीएस में दे देता है प्रश्न कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे तो वो कहाँ होंगे, बताइए। जो पृथ्वी के अंदर का है उसको तो पहली बात आप बोलेंगे कि वो कुछ हो या ना हो, लेकिन भूगर्भ वैज्ञानिक जरूर रहे होंगे। तो ये क्या थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, और साथ में इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी पुरातात्विक साक्ष्य पर पहली बार किसने काम किया, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। और हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 1863 के बाद से हम लोग खुदाई किए हैं और वहाँ से इतिहास को समझते हैं, ठीक है, पहली बार यहाँ तक आया। तो फिर अब हम बात करते हैं कि क्या उस दौर में, क्योंकि 1863 था, अंग्रेज शासन करते थे। तो अंग्रेज जब शासन करते थे तो हर एक विभाग वो सब बनाए थे, ऐसे नहीं काम करते थे कि नहीं केवल हम जबरदस्ती शासन करते थे, विभाग बनाए थे। एक विभाग का नाम था पुरातत्व विभाग, और उसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपसे ये प्रश्न बनता है कि पुरातत्व विभाग, भाई एक विभाग होगा यानी पृथ्वी के अंदर, ये तो नहीं कि जहाँ मन करे सब लोग खोदना स्टार्ट कर दें, कि हमारे यहाँ ऊंच दिखाई दे रहा है, कहीं ज़्यादा अथुआ है, खोदना स्टार्ट कर दो फावड़ा से कि कुछ न कुछ निकलेगा। तो एक विभाग बना, उस विभाग का नाम क्या हुआ, पुरातत्व विभाग। उसके निदेशक बने, उसके हेड कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। आपको याद होगा उस समय जो हमारे वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। वो दौर था जब उसने स्थापना किया था, वो दौर था 1861। याद करिएगा कि 1861 में पुरातत्व विभाग का जो है स्थापना हो चुका था। उस पुरातत्व विभाग के जो प्रथम महानिदेशक थे कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, और लॉर्ड कैनिंग ने इसकी स्थापना किया था। ये चीज़ आता है। अब हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ तो वो था प्रथम थे, और उन्हीं के देख रेख में कौन आए, क्योंकि देखिए 61 में स्थापना हुआ, 63 में पहली बार खुदाई हुआ। कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु पल्लवरम में हुआ था। अगला हम बात करते हैं, एक थॉमसन थे। एक देखो इस जो प्रागैतिहासिक काल में तीन ही व्यक्ति का ज़्यादातर नाम आता है, और एक रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में हमने समझ ही लिया, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। ये जो थॉमसन थे वो एक व्यक्ति थे जो संग्रहालय था, क्योंकि देखिए अब केवल अपने भारत में तो खुदाई हो नहीं रही है, विश्व के जो है हर जगहों पे खुदाई हो रही है।
तो विश्व का जैसे मान लो एक खुदाई होता था, आपने समझा वो हड़प्पा सभ्यता में, जैसे कोई ईटा मिल गया, क्योंकि ईटा सब पक्का ईटा का उस दौर था, तो ईंट का तो एक खे दो ठे ईटा ले जाकर कहीं विश्व में तो सब लोग रखे होंगे, तो विश्व में कहाँ रखा गया था? कोपेनहेगन, वहाँ म्यूजियम था, संग्रहालय था, तो वहाँ विश्व के हर जगह से एक एक चीज़ रखा गया। तो वहाँ पे जो व्यक्ति थे उन वहाँ पे वो काम करते थे, एक तरह से वो देख रेख करते थे, और वो भी कौन थे? वो भी पुरातत्वविद थे, और उनका नाम का था थॉमसन था। कोपेनहेगन जो आप जानते होंगे, जब जियोग्राफी पढ़ाएंगे वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, आप लोगों को पता है। वहीं पे एक म्यूजियम था, और वहाँ पे कहा था जो थॉमसन थे उन्होंने वस्तुओं को, क्योंकि सब म्यूजियम में रखे गए हैं तो वस्तुएं ही केवल थे, पुरातात्विक साक्ष्य ही था, कोई लिखित साक्ष्य था नहीं, तो जितना वस्तु थे उनको देखते थे रोज। वो देखते देखते क्या किए कि उनको रख दिए। कैसे रख दिए? देखिए अब हम बात करते हैं, उन्हीं ने उनको बांट दिया। थॉमसन ने क्या किया? वस्तुओं के आधार पर बांट दिया, और वस्तु देखते देखते उनको लगा कि इस टाइम का जब पाषाण वाला था तो पाषाण युग हो गया। जब पहली बात आ गया कि क्या हो गया? पाषाण की बात हो गई कि शुरुआत में केवल पत्थर के औजार मिले, तो पत्थरों वाला युग को उन्होंने क्या कर दिया? पाषाण युग कर दिया। और जब कांसे का खोज हो गया, तो जब हम कांसा आने लगा तो उस दौर में सभी जगह कांसा कांसा, तो कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हो गई। फिर जब लोहे का खोज हो गया तो पूछो मत, ब्राह्मणों का तो बोलबाला हो गया, यज्ञ कर्म कांड इतना बढ़ने लगा, तो उसको हम लोग का ऐतिहासिक काल में देखते हैं। तो इसमें जो प्राग ऐतिहासिक काल था, उन्होंने क्या किया कि जो पाषाण काल के थे, उन्होंने पाषाण काल को थॉमसन ने 3 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट का नाम रख दिया पूरा पाषाण काल, एक का नाम रख दिया मध्य पाषाण काल, और एक का नाम रख दिया नव पाषाण काल। तो हम, क्योंकि पूरा प्रागैतिहासिक काल इन्हीं 3-4 खंडों के आसपास ही झलकता है, तो पहला हम बात करते हैं थॉमसन के अनुसार कि पूरा पाषाण काल की जानकारी लेते हैं। तो देखिए पूरा पाषाण काल हम बात करते हैं, इसका जो टाइम पीरियड था कब से था, तो देखिए आप याद कर लीजिए, ईसा मसीह के जन्म के 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी पूर्व तक, ये जितना बहुत, क्योंकि आदि मानव का समय था, यही आदि मानव होते थे, लोग जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे, तो यहाँ तक का टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। और हम इसके लक्षण की, क्योंकि देखो टॉपिक में क्या होता है, उसके समय पे हम बात करेंगे, क्या क्या उनके लक्षण थे, उस दौर में कैसे औजार थे, कुछ स्थलों पे हर, क्योंकि पूरा पाषाण काल में यही बात होगा, और जब हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो भी वही होगा कि उनका क्या टाइम पीरियड था, क्या लक्षण थे, क्या उनके औजार थे, क्या उनके स्थल थे। ऐसे ही हम बात करेंगे कहाँ पर? जब नव पाषाण काल पे अभी आगे चर्चा होगा तब। चलिए पूरा पाषाण काल टाइम पीरियड आपने देखा 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, इतना बहुत बड़ा टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते थे? पूरा पाषाण काल। उस दौर था जब जंगलों में लोग रहते थे, तो वहाँ के लक्षण क्या थे? सब आखेटक थे। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। जितने भी व्यक्ति यहाँ उस दौर में थे, उस टाइम पीरियड में सब लोग शिकार करते थे। हाँ, उसके और लक्षण क्या था? पशुपालन का ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि पशुओं को ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि पशुओं को उनको मार के खाना था, तो पालने का ज्ञान उनको नहीं था। हाँ, एक प्रश्न बनता है कि देखिए पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान था, ऐसा नहीं है कि आग का ज्ञान नहीं था, आग का उनको पूरा पाषाण काल में, सबसे पुराना जो पाषाण काल है पूरा पाषाण काल, आग का ज्ञान था, लेकिन कैसे उसका उपयोग करें इसका उन्हें ज्ञान नहीं था। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इनके लक्षण थे पूरा पाषाण काल के। औजार की हम बात करें कि उस दौर के जो पहले जो औजार होते थे वो पत्थरों के होते थे, तो पत्थर में भी कई तरह के पत्थर हैं, तो कैसे होते थे? स्टफिक या क्वार्टरजाइट के पत्थर हुआ करते थे पूरा पाषाण काल में। अब हम बात करते हैं कि कुछ स्थल होंगे। पहला स्थल तो आपने जान गया कि पल्लवरम में खोदा गया पहली बार। तो कहाँ से पूरा पाषाण काल के कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? पूरा पाषाण काल का मतलब पुराने से, यानी इस कालखंड के तात्पर्य के आधार पे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पुराना स्थल या सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मिला है बोरी नामक स्थान से। कहाँ? बोरी कहाँ पड़ता है? आपको याद होना चाहिए, बोरी नामक स्थान से
जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, बोरी, आप ही जानते हैं बोरी। अब बोरी नामक स्थान, बोरी आप तो जानते होंगे, बोरी नामक स्थान जो महाराष्ट्र है, वहाँ सबसे पुराना साक्ष्य मिला था। तो प्रश्न बनता है सबसे पुराना पूरा पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो बोरी नामक। ऐसे भी जानते हैं आप लोग। अब बताओ, घरे में पुराना से पुराना जब सामान हो जाला तो आदमी क्या करला, बोरिया में भरत टाँड़े पे रखत। तो वही से याद कर ले कि सबसे पुराना सामान कहाँ मिला था, बोरी नामक। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। चलिए कुछ पूरा पाषाण काल के स्थल की भी बात कर लेते हैं। अतरीपक्कम, आप समझ रहे हैं, जितना अक्कम पक्कम आता है सब कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो पहले यहाँ पे खोजा गया। हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न बनता है यहाँ पे जो हथनौरा में खोजा गया पहला जो पुरातात्विक साक्ष्य था, वहाँ पे मानव खोपड़ी और मानव कंकाल का पहला साक्ष्य मिला। जब आदमी खुदाई किया, क्योंकि चलन इस दौर का था, तो जब खुदाई किया तो उनको लगा कि पहली बार जो है मानव कंकाल कहाँ मिला। तो आपसे प्रश्न बनेगा हथनौरा कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा घाटी। मानव खोपड़ी एवं मानव कंकाल का पहला साक्ष्य मिला कहाँ से, तो वो था हथनौरा। और हम बात करते हैं एक और जगह उस दौर में काल आपको दर्शन कराता है, जिसको हम लोग मानते हैं का भाई भीमबेटका की गुफाएं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भी नर्मदा घाटी के आसपास ही बनता है भीमबेटका गुफा, ये मध्य प्रदेश में चलता है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी गुफा है, यहाँ पे जो है ना तीनों कालखंडों का प्रमाण मिलता है। तीनों कालखंडों का तात्पर्य है कि इसके जो चित्रकारी है, इतना ज़्यादा पत्थरों पर चित्र बना है, इसकी जो चित्रकारी है ना, तीनों का तात्पर्य यहाँ पे है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीनों पाषाण कालों का जो है आपको क्या मिलता था, चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। तीनों पाषाण कालों का, समझ रहे, नव पाषाण, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण काल, तीनों कालखंडों का इनको चित्रकारी का प्रमाण कहाँ मिलता है, भीमबेटका की गुफा में। तो भीमबेटका गुफा इतना ज़्यादा पॉपुलर, इतना चित्र से संबंधित था कि इसको यूनेस्को ने शामिल कर लिया। यूनेस्को समझ रहे हो, यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को क्या करता है, जो विश्व के जो धरोहर है उसको उसमें शामिल करता है, विश्व के धरोहर। तो विश्व धरोहर में भीमबेटका गुफा को भी शामिल किया। बहुत उस समय का ये जगह है, उस दौर का प्रमाण देता है कि सभी कैसे थे। ठीक है, अगला आता है, क्योंकि अब सबसे पुराना से बात हो रहा है, तब बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर में चलता है, वहाँ पे काम मिला है अस्थि की मतलब हड्डियों की मूर्ति। ऐसे भी आप हमारे जिला बनारस, जो कि हम लोग बनारस से हैं, असटा ही जिला है मिर्ज़ापुर, और वहीं पे जो है अस्थियों की देवी प्रतिमा मिली। आप कैसे याद करेंगे, आप जब भी विंध्याचल आते हैं तो आप माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं। तो माँ विंध्यवासिनी, तो मातृदेवी की प्रतिमा कैसी थी, कहाँ मिली थी, तो मिर्ज़ापुर या तो उत्तर प्रदेश, कहाँ पे, बेलन नदी घाटी के आसपास। ठीक है, तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, कि मध्य पाषाण काल में क्या था, उनका टाइम पीरियड देखो। 25 लाख से 10,000 BC आ गया, तो 10,000 से 4,000 के टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। हाँ, अब हम बात करें कि भैया ये तो टाइम पीरियड हो ही गया, अब हम कहेंगे इसके लक्षण क्या थे मध्य पाषाण काल के। तो लक्षण का बहुत सिंपल था कि पशुपालन का शुरुआत हो गया। अब पशुपालन का शुरुआत हो गया क्योंकि भाई धीरे धीरे आदमी रहते रहते समझ गया कि नहीं, हमको पशु भी पालना चाहिए, और जब पालने लगे तो खुद घर पे बना के खाने लगे। तो पशुपालन का शुरुआत हुआ। सबको पता है कि पहला पशु का है तो वो है कुत्ता। तो पहला पशु जिसको पाला था उसका नाम क्या होता है, कुत्ता। हाँ, वहाँ के औजार कैसे थे, तो माइक्रोलिथ, माइक्रो का मतलब छोटे छोटे। अब देखो, अब पहले पत्थर के हुआ करते थे तो बड़े औजार होते थे, अब छोटे हैं। अब देखो धीरे धीरे समय बीतता है, आजकल के औजार देख रहे हैं बस इतना बड़ा है, कहीं भी जाओ ठोक दो चले गए। तो पहले अब माइक्रोलिथ, अब धीरे धीरे औजार क्या हो रहे हैं, छोटे हो जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं स्थल का, कि मध्य पाषाण का जो स्थल था वो कहाँ था, कैसे पता चला कि भाई मध्य पाषाण काल के लोग पहली बार पशु पाले थे, पशुपालन का ज्ञान कैसे पता चला। तो जो दो जगह थे, एक बागौर है जो कि राजस्थान में, एक आदमगढ़ है जो कि एमपी में पड़ता है।
यहाँ से देखो दो ऑप्शन आएंगे। अगर आपसे कहा जाएगा पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला, अगर आपके पास ऑप्शन ए है बागौर तो आप ए पे मारिए। यदि बागौर नहीं दिया है, आदमगढ़ दिया है, तब आप मारेंगे आदमगढ़ पे। या ऑप्शन में दोनों दिया है, बागौर भी दिया है, आदमगढ़ भी दिया है, तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, आदमगढ़। वहीं से जो है पशुपालन का पहला साक्ष्य का प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक जगह लिखैया पड़ता है जो कि इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में है, हमारे ही देख रहे हैं बनारस है तो इलाहाबाद पास में ही। वहाँ पे सोचो कि सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। जब उसकी पुरातात्विक खुदाई हुई तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हमको लगा कि कोई, अब बताओ वो कैसे होगा कि सर्वाधिक मानव कंकाल होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में है। तो लोगों को लगता है उस दौर में कोई कमेटी बैठी हो या कुछ सम्मेलन रहा हो या कुछ ऐसा हो जो साथ में ही हो, और कोई ऐसी घटना हो कि साथ में इस पार कर गए हों सभी लोग। तो कई वर्षों बाद देखा गया कि लिखैया जो इलाहाबाद में पड़ता है वहाँ पे सर्वाधिक मानव कंकाल का साक्ष्य मिला। तो ये प्रश्न बनता है। अगर हम बात करते हैं लास्ट में, क्योंकि अब नवपाषाण काल की बात कर लेते हैं। नवपाषाण काल, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको कालखंड को जब देख कर बड़ा अजीबा लग रहा होगा, क्योंकि 4000 तक गया। देखिए 10,000 से जो नवपाषाण काल था, इसका भी टाइम पीरियड अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 10,000 से 1,000 तक है, और यहाँ 10,000 से 4। इसी पार्ट में इसको भी कहीं पे जो नया काम हो गया नवपाषाण काल में डाल देते थे, क्योंकि देखो यहाँ पे केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही बात होती है। यहाँ कोई प्रमाण नहीं है कि उसके साथ में आपको तर्क दो कि बात सही है कि गलत है, तर्क केवल देना है। तो चलिए नवपाषाण काल का टाइम पीरियड तो आप समझ गए 10,000 से 1,000 तक। यहाँ का लक्षण क्या था भाई, लक्षण का मतलब इस दौर के जो नवपाषाण काल के लोग थे उनका लक्षण क्या था, तो वो क्या किया कि कृषि का शुरुआत, देखो मध्यपाषाण काल में क्या था, पशुपालन का ज्ञान हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, कृषि का शुरुआत। जब कृषि का शुरुआत होगा तो आदमी अस्थायी जीवन जिएगा ही जिएगा, 1 महीना रहेगा, क्योंकि भाई कोई भी खेती करोगे मैक्सिमम 2 से 3 महीना लगता है उसको कटाई बुआई मड़ाई में। तो अस्थायी जीवन की शुरुआत भी कहाँ से हो गई, नवपाषाण काल से हो गई। हमने देखा कि कृषि की शुरुआत हो गई। तो आपसे प्रश्न ये बनता है कि कृषि की शुरुआत भले तो कौन सा पहले फसल उगाए, पहला फसल उगाया गया जौ, लेकिन जौ का यूज कहाँ होता है, धार्मिक कार्यों के लिए होता है। और दूसरा फसल कौन सा उगाया गया, गेहूं। तो आपको याद रखना होगा। और क्या लक्षण थे, कुंभकारी का ज्ञान हो गया उन्हें, कुंभकारी समझ रहे हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने का ज्ञान हो गया। और सबसे बड़ा जो है आग की तरह हो गया कि आग का ज्ञान हो गया, कि आग का ज्ञान का तात्पर्य समझे कि आग का कैसे उपयोग हम लोग करेंगे। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि नवपाषाण काल में पहिए का खोज हो गया। पहिए का खोज होने का तात्पर्य हो गया कि जब पहिए खोज हो गया तो यातायात साधन हो गए, ट्रांसपोर्ट सुविधा बन गया। तो पहिए का खोज बहुत महत्वपूर्ण नवपाषाण काल का योगदान है। हाँ, इसके कुछ स्थल हैं पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है बताइए, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पड़ता है। कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम अगले वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। मेहरगढ़ नाम से सोच रहे हैं, मेहरगढ़, मेहरगढ़ तो जहाँ पे आप गांव देहात में मेहर शब्द से आप समझ ही गए होंगे। और मेहरगढ़ में पहली बार पालतू भैंस का साक्ष्य मिला है, पालतू भैंस का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ में नवपाषाण काल के टाइम पीरियड का। दूसरा कोल्डिहवा, सबसे पुराना जो है नवपाषाण काल का चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कोल्डिहवा। और ढेर सारे 2-4 जगह हैं जहाँ से, जैसे गुफ्फर फराल है जम्मू कश्मीर में है, वो पूछा जाता है गुफ्फर फराल वहाँ पे था। और एक मेहरगढ़ और एक हमारा बुर्ज होम था, कहाँ पे है, बुर्ज होम गुफ्फर फराल दोनों जम्मू कश्मीर में है। और ऐसे 1-2 और स्थल रहे होंगे। हाँ, एक बार आपने इस चीज़ को देखा, अभी जो सीरीज हम लोग का अल्टरनेटिव वाला चलेगा तो वहाँ पे हम लोग जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से और ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये हमारा था प्रागैतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, न के बराबर था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को हमने इस वीडियो में पूरी का पूरा समझा दिया। अब जो हमारा अगला आएगा वो आद्य इतिहास में आएगा, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन वो सब ऐसे लिखावट लिखे हैं हड़प्पा काल वाले लोग
कि अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया, तो हमारा जो कल अगला वीडियो आएगा वो किस पे होगा, हड़प्पा सभ्यता पर। हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए और थोड़ा सा अपने मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग जीरो लेवल से जो है जीके जीएस के हर एक फैक्ट को पूरे निःशुल्क जो है पूरा विस्तार से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मित्रों को साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।